Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच या उपागम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसको हिंदी में सामाजिक रचनावाद कहते हैं। और इस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इसके अलावा और भी जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पर आप दो शब्दों पर ध्यान दें, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद, तो यहाँ पे दो जो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, सोशल एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्ट, विशेष रूप से चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, तो इस अप्रोच का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो राज्यों के बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया है, जो इंटरैक्शन है, उनसे इसका निर्माण होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना, बनाना। और सोशल का मतलब क्या कि जब राज्य आपस में एक तरह से सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उनके बीच में गतिविधियां होती हैं, संबंधों का आदान प्रदान होता है, कुछ चीज़ों का लेना देना होता है, चाहे वो ट्रेड के ज़रिए से हो या फिर किसी और ज़रिए से। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये जो अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का, वो ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है, वो राज्यों की अंतःक्रियाओं से होता है। जिस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य के साथ इंटरैक्ट करता है, उसी के हिसाब से या उसी के अनुसार फिर दूसरे देश के साथ उसके संबंधों का विकास होता है। अगर वो एक पॉजिटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है तो उसके जो रिलेशन है वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे होते हैं। अगर वो एग्रेसिव फॉर्म में वो इंटरैक्ट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो संबंध है वो इवॉल्व होते हैं। हालांकि ये तो मतलब एक कह सकते हैं कि एक क्रूड अजम्पशन है। इस अप्रोच की जो मेन अवधारणाएं हैं इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे दिसंबर 2015 में पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, निकोलस ओनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो टर्म है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको किसने गढ़ा है, किसने इसको क्वाइन किया है। तो निकोलस ओनफ ने अपनी एक बुक है उनकी जिसका नाम है वर्ड ऑफ आवर मेकिंग। इसी बुक के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द को क्वाइन किया है। क्वाइन का इन द सेंस, क्वाइन का मतलब क्या कि उस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया है। औ- और अगर हम बात करें निकोलस ओनफ के विषय में, अगर हम बात करें तो निकोलस ओनफ जो है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी। इसका टाइटल है वर्ड ऑफ आवर मेकिंग, रूल्स एंड रूल इन सोशल थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी। इसी बुक के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और इस बुक के अंदर जो इनका मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है, वो लिखते हैं अपनी बुक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में, द वर्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज, रूल्स एंड प्रैक्टिस। इस संसार का जो निर्माण हुआ है, विशेष रूप से यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों के संबंधों को लेकर के, तो
दो राज्यों के, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो संबंधों का जो विकास हुआ है, जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है? भाषा के माध्यम से हुआ है, नियमों के माध्यम से हुआ है और अभ्यास के माध्यम से या फिर या व्यवहारों के माध्यम से हुआ है। तो निकोलस ओनफ इस बुक में बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, उसी के बेसिस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास होता है या एक राज्य का दूसरे राज्य के संबंधों के साथ विकास होता है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है वो ये कि इस शब्द को क्वाइन किसने किया है, किस बुक में किया है और ये बुक कब पब्लिश हुई थी और निकोलस ओनफ बेसिकली किस स्कूल ऑफ थॉट से, किस विचार संप्रदाय से उनका संबंध है। तो वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट हैं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और आप देखेंगे अभी आगे जो फर्दर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं और काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं। वो अलग बात है कि उस क्वेश्चन का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है। एग्जामिनर ने क्या किया है कि जो शब्दावलियाँ हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको थोड़ा सा आगे पीछे किया है। वैसे तो जून 2011 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डिस्कस करूंगा। तो पहले ये ज़रूरी है कि मैं इस कॉन्सेप्ट की जो मेन अवधारणाएं हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं, उसको मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि ये जो असर्शन और रीज़न वाला के जो क्वेश्चन होते हैं, ये अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपको सब्जेक्ट मैटर की, विषय वस्तु की अच्छी समझ नहीं होगी तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस का जो है इस आंसर नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपने देखा दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप was coined by Nicholas Onuf in his book World of Our Making। तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का को गढ़ा था, उसका इस्तेमाल किया था, जिसको हिंदी में रचनावाद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ विचारकों की किताबों के नाम दिए गए हैं और इसमें से एक किताब जिसको अलेक्जेंडर वेंट ने लिखा है, उस बुक का संबंध जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्सेप्ट से है। और यहाँ पे आपको बेसिकली आप देख रहे हैं 4 किताबों के आपको नाम दिए गए हैं और 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप देखिए ये जो बैरी बुजान थिंकर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है पीपल, स्टेट एंड वॉर। ओके, पीपल, स्टेट एंड फियर। और साथ ही साथ में उन्होंने एक और बुक लिखी है द इवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़, मतलब बैरी बुजान ने ही लिखी है। लेकिन ये जो बुक है पीपल, स्टेट एंड फियर, इन्होंने इस बुक को स्वतंत्र रूप से लिखा है, इंडिपेंडेंटली लिखा है, मतलब अकेले उन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये जो बुक है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, इसको भी बैरी बुजार्ड ने लिखा है, लेकिन इस बुक को उन्होंने किसके साथ लिखा है? ली हैंसन के साथ लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है किसी सब्जेक्ट का, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। और आप तो जानते हैं ये बहुत ही फेमस बुक है, 1959 में किनेथ वॉल्टेज ने लिखा था इस बुक को। और इस बुक में वो किनेथ वॉल्टेज अगर बात करें हम, वो 3 इमेज के बारे में बात करते हैं। 3 इमेज, 3 प्रकार के वो चित्रों के बारे में बात करते हैं। 3 चित्रों के बारे में, वो 3 चित्र कौन कौन से हैं? एक्चुअली जो चित्र हैं ये जो 3 तरह के युद्ध के कारणों को जो है वो दर्शाते हैं। 3 इमेज यानी 3 युद्ध के कारण जिनके विषय में बात की है किनेथ वॉल्टेज ने अपनी बुक मैन, स्टेट एंड वॉर। जो पहली इमेज है वो मानव स्वभाव को दर्शाती है, जैसे कि आपने जानते हैं कि जैसे आप नेपोलियन के स्वभाव को देख लें या हिटलर के स्वभाव को देख लें, मानव स्वभाव को, जो उनका ह्यूमन नेचर था, या सिकंदर की हम बात करें, अलेक्जेंडर। तो ये जो लीडर्स हुए हैं इनके नेचर में वॉर था, मतलब ये एम्बिशियस थे
और इसी वजह से इनके मानव स्वभाव की वजह से जो है युद्ध हुए। दूसरी तरफ आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो युद्ध होने का जो कारण था, विशेष रूप से जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि अंग्रेज़ों की बात करें या जो फ्रेंच थे या डच थे, तो साम्राज्यवाद भी एक कारण था। पहला तो एक कारण है, ये कारण है ह्यूमन नेचर, जो मानव स्वभाव है, उसकी वजह से कारण युद्ध हुए। और दूसरा जो कारण है वो है इम्पीरियलिज्म, जिसको हम साम्राज्यवाद भी कहते हैं। और जो तीसरा कारण या तीसरी जो इमेज है वो क्या है, वो अनार्की है। ये अच्छा, वैसे तो हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हम बात कर रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, लेकिन हम यहाँ क्यों इतना इम्फेसाइज कर रहे हैं कनेथ वॉल्टज को, या अगर हम कहें कि जो नौ यथार्थवाद है उस पर हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, अगर हम बात करें सामाजिक रचनावाद, तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्टिव थियोरी है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव का मतलब चिंतन मूलक। और जो चिंतन मूलक सिद्धांत होते हैं, वो चिंतन मूलक सिद्धांत क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो सिद्धांत पहले से डोमिनेंट हैं, जो सिद्धांत पहले से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनका वो एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है, उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। जैसे कि हम बात करें क्रिटिकल थियोरी की बात करें, या हम बात करें नारीवाद के विषय में बात करें, या फिर हम बात करें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। और अलेक्जेंडर वेंट के बारे में अगर हम बात करें, उन्होंने ये जो बुक लिखी है द सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन्होंने लिखी है। इस बुक में वो अनार्की के विषय में बात करते हैं। जैसे कि अगर अनार्की का मतलब क्या होता है, अनार्की का सीधा सा मतलब ये है अराजकता। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में आप अराजकता के विषय में बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अराजकता का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो विश्व व्यवस्था है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें छोटे बड़े सभी देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, ठीक है ना। ये विश्व व्यवस्था इसमें, और ये विश्व व्यवस्था कैसे बनी हुई है, अलग अलग छोटे बड़े राज्यों से बनी हुई है। और इन राज्यों की जो क्षमताएं हैं वो एक जैसी नहीं है, कोई बहुत अधिक शक्तिशाली है, कोई कमजोर है। और ये अराजक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो इन राज्यों के व्यवहारों को जो है रेगुलेट कर सके, उनको नियंत्रित कर सके। तो इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध होते हैं, ऐसा किसका मानना है, यथार्थवाद का मानना है, या नौ यथार्थवाद का मानना है। यथार्थवाद, नौ यथार्थवाद मतलब रियलिज्म की बात करें हम, या नियो रियलिज्म की बात करें, ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, या ये दोनों जो अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के, वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर राज्यों के बीच जो युद्ध होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो राज्यों के व्यवहार को, कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उनके बिहेवियर को, उनके एक्शन को रेगुलेट कर सके। और इसी वजह से क्या है कि राज्यों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है, संघर्ष की स्थिति बनती है। अलेक्जेंडर वेंट का ये कहना है, या फिर जो ऐसे विचारक हैं जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में यकीन रखते हैं, या सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि अनार्की का ये मतलब ये नहीं है कि अगर अनार्की होगी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, तो राज्यों के बीच में संघर्ष होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सहयोग और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सदैव हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन की जो है संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, पाकिस्तान हो गया, या हमारा पड़ोसी, या चाइना की बात करें, बीच बीच में हमारे अक्सर इनसे जो है संघर्ष होते रहते हैं, कभी कभी तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। अभी जैसे देखिए, अभी विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर क्या है कि सहयोग और संघर्ष की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। और किसी सेंट्रल अथॉरिटी का ना होने का मतलब ये नहीं है
कि ये जो संबंध हैं वो युद्ध की स्थिति की तरफ ही बढ़ेंगे। वहाँ संयोग की भी स्थिति हो सकती है, कोऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। एक तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, एक कोऑपरेशन हो सकता है, सहयोग हो सकता है, और तीसरा क्या है कि कंपटीशन भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। तो एज ऑफ नाउ मैंने यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अप्रोच है ये यथार्थवादी अप्रोच के अंदर या नव यथार्थवादी जो उपागम है उसके अंतर्गत ये जो अनार्की का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता है। अभी आगे की जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें हम तो सिंपली हमने क्या किया कि हमने बैरी बुजान को कनेक्ट कर दिया, किससे, ए को 4 से कनेक्ट कर दिया और हमने सी को और डी को सेकंड से, राइट। ए को फोर्थ से और डी को सेकंड से। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ए को फोर्थ से और डी को सेकंड से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और अपने लेवल पे आप मैच कर लीजिएगा जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगेन देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले 2015 में निकोलस ओनफ को लेकर के, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके एग्जामिनर ने पूछा है, थोड़ा आपके उसने माइंड से खेलने की कोशिश की है, शब्दावलियों को बदल दिया है। क्या लिखा जा रहा है, हु हैज आर्ग्यूड दैट फार फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए वर्ड ऑफ आवर मेकिंग। किसने तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है, वर्ड ऑफ आवर मेकिंग है। पहले आप देखिए ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इस पे फोकस करिए आप। अगर आपने यथार्थवाद को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि यथार्थवाद के अंदर वस्तुपरक नियमों के बारे में बात होती है, ऑब्जेक्टिव रूल्स के बारे में बात होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात होती है। और इसमें हम देखते हैं खासतौर पे यथार्थवादी सिद्धांत के अंदर कि जितने भी यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्गेनथाउ की बात करें तो वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जड़ें हैं वो वो कहाँ पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो वस्तुपरक नियमों से, ऑब्जेक्टिव जो रूल्स हैं उससे गवर्न होती है। और इन नियमों की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं, ह्यूमन नेचर में है। कहाँ पर हैं, मानव स्वभाव में। ऐसा किसका मानना है, इसका ऐसा मानना है कि मार्गेनथाउ का, कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो ऑब्जेक्टिव रूल से चलती है, वस्तुपरक नियमों से चलती है, और इन नियमों की जो जड़ें हैं वो मानव स्वभाव में है। और दूसरी तरफ जो रचनावादी विचारक हैं, जो निर्माणवादी विचारक हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस जो संसार का जो निर्माण है, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो राज्यों की अंतःक्रियाओं से हुआ है, राज्यों के इंटरेक्शन से हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो वर्ड ऑफ आवर मेकिंग है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ड ऑफ आवर मेकिंग ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इस शब्द का इस्तेमाल तो आप देखें निकोलस ओनफ की जो बुक है उसमें भी तो किया गया है। तो अगर आपने निकोलस ओनफ को ठीक से पढ़ा होगा, उनके आर्ग्यूमेंट को ठीक से पढ़ा होगा या उनकी बुक के टाइटल को ठीक से पढ़ा होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वर्ड ऑफ आवर मेकिंग, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और ये जो हमारी अपकमिंग जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशन की, ये उसी बुक से मैं यहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो होपफुली ये संडे या मंडे तक ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो फिर मुझसे जो है पर्सनली कांटेक्ट करके इस बुक को जो है आप ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगेन चीज़ों को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। विथ विच राइटर डू यू एसोसिएट द फ्रेज अनार्की इज वॉट स्टेट्स मेक ऑफ इट। आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबंध करेंगे। अराजकता वह है जिसे राज्य
उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, जो इंग्लिश वर्जन है इसका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अलेक्जेंडर वेंट होगा, राइट। कैसे होगा, थोड़ा सा आइए चीज़ों को ठीक से समझते हैं। अलेक्जेंडर वेंट भी एक सामाजिक रचनावादी विचारक हैं। वो भी एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से उनका संबंध है। इस अप्रोच के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं। 1992 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, सॉरी एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने 1992 में। तो वो कहते हैं, उस आर्टिकल का टाइटल ही था अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो इसी एक स्टेटमेंट के अंदर या इसी एक आर्टिकल के अंदर, जो कि उनके आर्टिकल का टाइटल है, उसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि अनार्की क्या है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, ये जो राज्यों, ये जो विश्व व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें जो छोटे बड़े राज्य हैं और इनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर अराजकता की स्थिति है, और यथार्थवादियों का ये मानना है कि अराजकता की जो स्थिति है, इसी की वजह से युद्ध उत्पन्न होते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर वेंट का ये कहना है कि अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। मतलब अनार्की का क्या मतलब है? अनार्की का वही मतलब है जैसा आप इसको देखते हैं, जैसे इसको समझते हैं, जैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे आप इसको व्याख्या करते हैं। और जब भी मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, तो मैं एक क्लासरूम का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल आए हैं। और सपोज कि किसी क्लास में किसी पीरियड के अंदर अगर क्लास टीचर नहीं आता है, सपोज कि ये टीचर है, राइट, ये टीचर है और वो क्लास में नहीं आता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये सारे स्टूडेंट्स आपस में झगड़ा झगड़ा करने लगेंगे, या ये पढ़ाई नहीं करेंगे, या इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा? जैसे क्लास को रेगुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है। अब चूंकि क्लास में टीचर नहीं है, तो क्या ये क्लास डिसिप्लिनलेस हो जाएगा? क्या इस क्लास के अंदर जो है बच्चे आपस में झगड़ा करने लगेंगे, जो क्लास का जो अनुशासन है वो बिगड़ जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स अपना, उनको जो होमवर्क रिवाइज दिया गया था उसको वो रिवाइज कर रहे हों, या आने वाले एग्ज़ाम की जो है तैयारी करने के लिए एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हों। देखिए, क्लास में अगर क्लास टीचर नहीं है तो ये हो सकता है कि हाँ, कुछ बच्चों के बीच में विवाद भी मतलब वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। हो सकता हो कि वो आपस में सहयोग करें, कुछ सीखने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें, या हो सकता हो कि वो आपस में एक क्विज का, एक प्रतियोगिता का आयोजन कर लें, जहाँ पर क्लास को वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। अब वो क्लासरूम के अंदर हो सकता है या क्लासरूम के बाहर, या स्पोर्ट ग्राउंड में भी हो सकता है, जो आमतौर पे आज के समय में विद्यालयों में स्पोर्ट ग्राउंड होते हैं। तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अगर यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में युद्ध ही होंगे। ये जो अनार्की है, ये जो अराजकता है, इसका वही मतलब है जैसा आप इसको देखते हैं, जैसा आप इसको समझते हैं। और एक चीज़ यहाँ और भी है कि अगर अलेक्जेंडर वेंट के बारे में हम बात करें, तो उन्होंने 1992 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि अनार्की का वही मतलब होता है जैसा आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। और इसी स्टेटमेंट को, इसी अवधारणा को जिन्होंने स्टार्टिंग में उसको उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, बाद में उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वो है एक बुक के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अपने विचारों को वो एक व्यवस्थित ढंग से किताब के रूप में प्रस्तुत करते हैं 1999 में। तो आप देखिए कितना गैप है, 1992 से लेकर के 1999, ये काफ़ी एक लंबा पीरियड है, 7 साल का। तो इस पीरियड में उनके जो है विचारों का विकास हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और उन्होंने एक कंप्लीट थ्योरी प्रेजेंट की। और जब वो इस थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो बात करते हैं 3 तरह की अराजकताओं के बारे में। मतलब ये जो अराजकता है वो 3 तरह की हो सकती है, एक हॉब्सियन अनार्की, एक लॉकिन अनार्की, एक कांटिन अनार्की। इस अनार्की के कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेरा भी मेन फोकस है
वो इस आर्टिकल के ऊपर है और इस बुक के ऊपर है। और अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली क्या कि एग्जामिनर ने उसी बुक के उसी आर्टिकल के टाइटल को कोट कर दिया जिसको उन्होंने 1992 में लिखा था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो बुक पूछी गई थी यहाँ पर, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको उन्होंने 1999 में 1999 में लिखा था। एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, ये जो थिंकर हैं बैरी बुजान, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इनका एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। और वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे कि आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं: सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी रिजिम। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बैरी बुजान जो है एक विचारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकार हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है रीजन एंड पावर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इसी बुक के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को, जिसको इसको थोड़ा सा विस्तृत मतलब विस्तार से उसके टाइटल को देखें, रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं इसको, शॉर्ट में इसको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस इतना ही इसको कोट किया गया, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो पॉसिबिलिटी है कि उनके बुक को के बारे में पूछा जाए। ऑलरेडी बैरी बुजान की 2 किताबों के बारे में पूछा जा चुका है। वो कौन कौन सी किताबें हैं? इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, इसको बैरी बुजान ने लिन हैंसन के साथ लिखा है, और पीपल, स्टेट एंड फियर। ये पीडीएफ में जब आप चीज़ों को देखेंगे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में तरीके से, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से। और फर्दर अगर हम आप देखें यहाँ भी बुक के टाइटल को ही थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा करके पूछा है। और यहाँ पे फिर अनार्कीज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये तो डायरेक्टली उस आर्टिकल का जो टाइटल है जिसको अलेक्जेंडर वेंट ने लिखा था उससे पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अगेन आप यहाँ पे देखिए, ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी मॉडरेट क्वेश्चन की मैं कैटेगरी में रखूंगा। और यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप देखें, वो इसमें कहा गया है, अलेक्जेंडर वेंट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकारों की पहचान की है। मतलब 3 टाइप्स के बारे में बात की, वो 3 तरह की अराजकता, 3 टाइप ऑफ अनार्की के बारे में बात करते हैं। 3 तरह की अराजकता। अलेक्जेंडर वेंट हैज आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ अनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक हैं। अलेक्जेंडर वेंट इज एन आइडियलिस्ट थिंकर। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया। क्यों? वो इसलिए गलत हो गया कि अलेक्जेंडर वेंट जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो उनका जो संबंध है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से, जिस विचार संप्रदाय से उनका संबंध है, उसका नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये आदर्शवादी विचारक नहीं बल्कि सामाजिक रचनावादी विचारक हैं। कैसे हैं? सामाजिक रचनावादी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें अलेक्जेंडर वेंट की के बारे में आपने देखा, फिर आपने निकोलस ओनफ के बारे में देखा, और इसके अलावा और भी एक थिंकर हैं जिनका नाम है मार्था फिनमोर। तो इन 3 थिंकर्स के नाम और उनकी किताबों के बारे में आप जानिए। और यहाँ पर देखिए, मार्था फिनमोर की बुक है नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल सोसाइटी। इसमें वो ये कहती हैं कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे कि यूनेस्को की बात करें हम, या रेड क्रॉस की बात करें, या आईएमएफ की बात करें, या वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ये राज्यों के व्यवहारों को जो है रेगुलेट करती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 3 थिंकर्स के नाम दे दिए गए, एक तो मार्था फिनमोर का नाम दे दिया गया, निकोलस ओनफ का नाम दे दिया गया, और जो है अलेक्जेंडर वेंट का। और फिर आपको ये पहचानना होगा कि इसमें से कौन कौन से
विचारक हैं जिनका संबंध सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक रचनावाद सिद्धांत से है, तो फिर आप आसानी से टिक कर लेंगे, उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आंसर आपका होगा, ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे विचारक हैं, सामाजिक रचनावादी, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं जो 3 प्रकार की अराजकताओं के विषय में बात करते हैं कि ये 3 प्रकार की अनार्कीज़ क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और इसके अलावा जो है एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले परीक्षा हुई थी वहाँ भी जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इवन और कुछ राज्यों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और जो पीजीटी में तो ये नहीं है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, या फिर जहाँ पर स्टेट लेवल के कुछ राज्यों में, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो मैंने कुछ एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है मैंने मतलब किस स्टेट का पेपर था वो मुझे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। और ये बात वहाँ पे क्वेश्चन कि 3 प्रकार की अनार्कीज कौन कौन सी हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए उन 3 प्रकार की जो अराजकता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये जो हॉब्सियन अनार्की है, एक्चुअली ये जो अनार्की है ये हॉब्स की पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उससे इंस्पायर है, उससे प्रेरित है। तो हॉब्सियन अनार्की का मतलब क्या, कि सपोज कि ये अंतर्राष्ट्रीय, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है ना, यहाँ पे छोटे बड़े राज्य हैं और सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं है, कोई अधिक शक्तिशाली है कोई कमजोर है, ये छोटे बड़े देश हैं। हॉब्सियन अनार्की का मतलब क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है राज्यों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, तो इसका स्वरूप कैसा है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सभी का सभी के विरुद्ध संघर्ष या युद्ध आप कह सकते हैं। और इस स्थिति में क्या होगा कि प्रत्येक जो राज्य है वो दूसरे राज्य को दुश्मन के तौर पर देखेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है, या फिर कह सकते हैं कि जो जिस इन्वायरमेंट में वो काम करी वो कैसी होगी, कन्फ्लिक्चुअल होगी, वो संघर्षपूर्ण होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होगा, जो प्राइमरी कंसर्न होगा, कि वो कैसे अपने सर्वाइवल को, कैसे वो अपने अस्तित्व को वो बचा सके, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। दूसरा जो दूसरी प्रकार की जो अनार्की है, जो अराजकता है, उसको बोलते हैं लॉक-इन अनार्की। ये जो लॉक-इन अनार्की है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट है जॉन लॉक, उनके विचारों से प्रभावित है। और अगर आप बात करें लॉक-इन अनार्की के विषय में, तो लॉक-इन अनार्की में क्या होता है कि अगेन आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। एक्चुअली अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा और गहराई में जाकर बताने की कोशिश करूं, तो आप देखें कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हॉब्स और लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक अवस्था को लेकर के उनके विचार हैं, उससे संबंधित हैं। अब देखिए बात, अगर आपने लॉक को पढ़ा होगा, लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ा होगा, लॉक की स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा होगा कि लॉक के दर्शन में, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो प्राकृतिक अवस्था का जो दृश्य है वो कैसा है। तो लॉक-इन अनार्की की हम बात करें, यहाँ पर राज्य उपस्थित, बहुत सारे राज्य हैं छोटे बड़े, उनकी क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं, लेकिन क्या है कि इस अवस्था के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य को क्या है कि वो अपना शत्रु नहीं मानता है, वो दूसरे को अपना इनिमी नहीं मान रहा है, बल्कि क्या मान रहा है, अपना राइवल मान रहा है, अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है, कॉम्पिटिटर मान रहा है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए जब भी कोई प्रतिद्वंदी होता है, या सपोज की, तो वहाँ पे क्या किया, आप चीज़ों को बैलेंस ऑफ पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, आप गेम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का जो संचालन है वो किस प्रकार से होगा, कुछ निश्चित नियमों और मानकों के माध्यम से, मतलब राज्यों के बीच में जो
जब राज्य एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ निश्चित नियमों और मानकों और मूल्यों का जो है वो पालन करेंगे, और साथ ही साथ एक राज्य दूसरे राज्य की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, उसको एक्सेप्ट करेगा, और साथ ही साथ क्या है कि एक दूसरे के प्रति जो है उनके अंदर सम्मान की भावना होगी। तो आप देखिए ना, अगर आप देखें कि ये जो अनार्की है एक अलग तरह की अनार्की है। पहली अनार्की में क्या था कि राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हर राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि राज्यों के बीच में संबंधों का जो संचालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कुछ निश्चित नियमों के जरिए से हो रहा है, कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया जा रहा है, संबंधों का विकास हो रहा है, और प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की संप्रभुता का, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो है वो सम्मान कर रहा है। और तीसरी स्थिति क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें, इसको कहते हैं कांटियन अनार्की। आप जानते हैं एक जर्मन विचारक हैं जिनका नाम है इमैनुअल कांट। इस अनार्की के अंदर अगर बात करें, यहाँ पे भी अगेन मैं वही बात को रिपीट करूंगा कि यहाँ पे कुछ राज्य हैं छोटे बड़े जिनकी क्षमताएं एक जैसी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये जो कांटियन अनार्की है, जो तीसरे प्रकार की अराजकता है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक राज्य क्या है दूसरे राज्य को कैसे देखता है, फ्रेंड के तौर पे, एक मित्र के तौर पे जो है वो एक दूसरे को देखते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है, उनके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी की, सामूहिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। और ये सहयोग और सामूहिक सुरक्षा ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन होता है। तो हमने 3 प्रकार की अराजकताओं को देखा, इसकी समरी को देखें। हॉब्सियन अनार्की, जहाँ पर संघर्ष की स्थिति है और इस स्टेट एक दूसरे को शत्रु के तौर पर देख रहे हैं, और प्रत्येक राज्य का यही उद्देश्य कि कैसे वो अपने अस्तित्व को बचाए। दूसरी तरफ दूसरी अनार्की की बात करें तो दूसरी अनार्की, जिसको हम कॉम्पिटेटिव अनार्की कह सकते हैं, या सॉरी लॉकिन अनार्की कहते हैं, जहाँ पे क्या है कि उस अनार्की का स्वरूप कैसा है कि कॉम्पिटेटिव है, राज्यों के बीच में जो संबंधों का संचालन हो रहा है कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है, और एक देश दूसरे देश को अपना दुश्मन नहीं मान रहा है बल्कि अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है, अपना राइवल मान रहा है, राइवलरी दोनों के बीच में है। और तीसरी जो कांटियन अनार्की है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सहयोग की भावना है, हाँ, सहयोग की स्थिति है, शांति की स्थिति है, और एक देश दूसरे देश को कैसे देख रहे हैं, मित्र के तौर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रता है, यहाँ पर सहयोग है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रतिद्वंदता है, कंपटीशन है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर संघर्ष। तो देखिए अनार्की के 3 अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात की, और क्या किया, और अलेक्जेंडर वेट ने अपने तर्क के माध्यम से बताया कि ये जो संबंधों का जो संचालन होता है राज्यों के मध्य में, वो कैसे निश्चित होता है, राज्यों के एक्शन और इंटरैक्शन से, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग संबंधों का विकास होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस क्लास का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसको मैं मानता हूँ कि इस क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और सबसे अहम चीज़ ये कि ये जो क्वेश्चन जिसको मेरा ये मानना है कि इस क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इसमें जो शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट की जो मूलभूत अवधारणाएं, जो बेसिक अजम्पशन है, उसको आप नहीं जानते हैं, उस वक्त आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एक कारण ये भी है कि इस क्वेश्चन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन में जो असर्शन है उसको देखें, अगर इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी जो रचनावाद है, insist that international relation cannot be reduced to to national action and interaction within material constraints as realism claims। इसका जो वास्तविक ट्रांसलेशन होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, जिसको मैंने आपके लिए लिखा है, वो ये है कि रचनावाद जो है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म, वो इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक राज्य की भौतिक का मतलब क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रचनावाद जो थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये रियलिज्म
और नियो रियलिज्म के रिस्पॉन्स में इसको विकसित करने की कोशिश की गई है। और ये अपने आप में एक चिंतन मूलक एक रिफ्लेक्टिव थ्योरी है। एक अलग नज़रिए से जो है वो यथार्थवादी सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक राज्य की भौतिक गतिविधियों या कार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो भौतिक का मतलब क्या है? जैसे कि यथार्थवाद जो है वो भौतिकता जो है भौतिक गतिविधियों पर या भौतिक कार्य पर फोकस करता है। जैसे कि एक राज्य की जो आर्थिक क्षमता है, जो उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कैसी है, जो उसकी आर्थिक क्षमता कैसी है, उस पर वो फोकस करता है। एट द सेम टाइम वो उसकी मिलिट्री, जो उसकी सैनिक क्षमताएं हैं, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उस पर फोकस करता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर एक राज्य की स्थिति को जो है वो बताने की कोशिश करता है कि मतलब जिस राज्य के पास जो राज्य आर्थिक दृष्टि से जितना संपन्न है, जितना उसके पास आर्थिक क्षमताएं हैं, या जिस राज्य के पास जितना अधिक सैनिक क्षमताएं हैं, उसी के हिसाब से जो है उसकी एक भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। तो रचनावाद कहता है कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सिर्फ भौतिक और आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें और ये भी चीज़ें देखनी होंगी कि उस राज्य के जो आइडियल्स हैं, जो उस राज्य के जो आदर्श हैं, वो कैसे हैं, उस राज्य के जो मूल्य हैं वो कैसे हैं, जो उसके वैल्यूज़ हैं वो कैसे हैं, जो नॉर्म्स हैं। जब जब एक राज्य अपनी फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को का संचालन करता है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अंतःक्रिया, एक्शन या इंटरेक्शन करता है, तो वो किस प्रकार के आदर्शों को मानता है, किस तरह के मूल्यों को वो, किस तरह के नियमों को वो फॉलो करता है। और अगेन आप देखें यहाँ पर ये क्या, जो दूसरा जो रीज़न उसमें दिया गया है, बिकॉज स्टेट इंटरेक्शन इज नॉट अमंग फिक्स्ड नेशनल इंटरेस्ट but is to be understood as a pattern of action and is shaped by identities over time। देखिए वो कुछ है नहीं बल्कि ये शब्दावलियों का जो खेल है। देखिए बात हो रही है इंटरएक्शन की, यहाँ पर इस शब्द पर फोकस करें तो इंटरएक्शन का मतलब क्या कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे वो इंटरेक्ट करती है, कैसे अपने संबंधों का विकास करती है, या कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ पेश आती है। तो यहाँ पे देखिए सपोज कि इसको मैंने अपनी आसान भाषा में ट्रांसलेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य कार्यों के एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको अनुसरण करते हैं। मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्ट करता है तो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की अगर विदेश नीति को आप देखने की कोशिश करें तो हमारे विदेश नीति के अंदर आपको जो है कूटनिरपेक्षता जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको साम्राज्यवाद का विरोध देखने को मिलेगा, आपको नस्लवाद का विरोध देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के मूल्य हैं, ये इस देश के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और इसी मूल्यों के लिए इस देश ने लड़ा है और आज़ादी हासिल की है। और वही मूल्य, वही आदर्श, वही नॉर्म्स हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब इंटरेक्शन मतलब क्या कि एक कंट्री मतलब ए और बी से कैसे इंटरेक्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य कार्यों के एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, और यही कार्य जो है राज्यों की पहचान को आकार देते हैं। मतलब आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया की जो पोजीशन है या एक जो इमेज है वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पे है, तो क्यों है सॉफ्ट पावर में? इसलिए कि आप देखें साउथ एशिया रीजन में जो इंडिया की जो पोजीशन है वो एक बिग ब्रदर की तरह से है। देखिए एक चीज़ और भी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जितने भी अप्रोचेस हैं, चाहे वो यथार्थवाद हो, न यथार्थवाद हो, उदारवाद हो, आदर्शवाद हो, या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, इन अप्रोचेस को अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। अदरवाइज आप शब्दावलियों के चक्कर में फंसेंगे तो चीज़ों को आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसे प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये कहते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आपको रियल लाइफ उस अप्रोच को, उस प्रिंसिपल को अगर जब तक आप
रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप जो है चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि दो चीज़ें आपने देखी कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ये कहता है कि एक राज्य के व्यवहार को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी सैनिक क्षमताओं पर या उसकी आर्थिक क्षमताओं पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इस बात को भी देखना है कि वो किन मूल्यों को, किन मानकों को, किन पैटर्न्स को वो फॉलो करता है। जब वो उसके एक्शन और इंटरएक्शन कैसे, वो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप देखें, सपोज कि एक कंट्री है कोई एक्शन लेता है, तो एक्शन के पीछे तो एक आइडिया तो होगा ना, उसके पीछे एक आइडिया होगा, एक थॉट प्रोसेस होगी, उसी को तो वो एक्शन में कन्वर्ट करेगा, उसी के बाद फिर वो दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम चाइना के साथ इंटरेक्ट करते हैं या पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पीछे हमारे मतलब जो हमारे विदेश जो जो वैदेशिक संबंधों के संचालन के जो भी मतलब उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या और भी जो डिप्लोमेट्स हैं, वो जो उसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक सर्टेन आइडिया को लेकर के चले ना कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं, कैसे उन चीज़ों को हम हासिल कर सकें जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। और आप देखें कि बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जो एक कुछ पैटर्न्स को, कुछ उसूल को फॉलो करते हैं, और इंडिया भी उसी एक उन कंट्रीज में से एक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म इसी बात को कहता है कि आपको आर्थिक क्षमताओं पर या सैनिक क्षमताओं पर ध्यान देने के साथ साथ आपको जो है उन मूल्यों, उन आदर्शों को भी समझने की आवश्यकता है जिसको एक राज्य जो है फॉलो करते हैं। और इन्हीं मूल्यों, इन्हीं आदर्शों के हिसाब से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर एक राज्य की पहचान होती है। वैसे तो अगर आप देखें, कुछ इस सिद्धांत, इस मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ कोर आइडियाज़ हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप देखें, कुछ ये रिसेंटली जो पेपर 2000 सितंबर 2024 में कंडक्ट किया था, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले, तो वहाँ इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें तो सिस्टम थ्योरी की जब भी आप बात करते हैं, तो सिस्टम थ्योरी के अंदर आपने जैसे कि मार्टिन कैपलान का नाम सुना होगा, इमैनुअल वेलस्ट्रीन एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया। ठीक, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो थिंकर हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर वेंट। ओके, डिफेंसिव रियलिज्म की अगर बात करें तो केनेथ वॉल्टज, और ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करें तो जॉन मिरसाइमर। देखिए, ये जो थियरीज एक साथ रखी जा रही हैं, लाइक सिस्टम थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या रियलिज्म थ्योरी, तो आप देखें कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में क्या किया गया है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसमें जो यथार्थवाद है और नौ यथार्थवाद है, उसके अंदर जो अराजकता का विचार है उसको एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और अभी आपने देखा कि वहाँ पे 3 प्रकार की अराजकताओं के बारे में बात की गई है। और इस सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट की अगर हम मूलभूत अवधारणाओं के विषय में अगर हम बात करें कि इस सिद्धांत के जो बेसिक अजम्पशंस हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, वो क्या क्या हैं, जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उसको आप नहीं समझते हैं, तब तक उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सकते। जैसे कि बात करें सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, देखिए ये जो विश्व व्यवस्था हमको दिख रही है, तो ये जो विश्व व्यवस्था है, जहाँ पर आप देखें विश्व व्यवस्था के अंदर बहुत सारे देश हैं और इनके बीच में संबंधों का संचालन हो रहा है विदेश नीति के माध्यम से। तो ये जो वैश्विक व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, ये हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की गई है। मतलब किसी दैवी सत्ता ने, किसी सर्वोच्च सत्ता ने, किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर दी, ये पहले से बनी बनाई नहीं हुई थी। जैसे जैसे राज्यों के बीच में संबंधों का विकास हुआ, वैसे वैसे इस विश्व व्यवस्था का, इस वर्ल्ड ऑर्डर का
इस विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात देखें, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक राज्य के जो एक्शन और इंटरएक्शन होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो बनती है। मतलब एक राज्य की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरएक्शन है, उसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वर्ल्ड वॉर को आपने देखा, दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई। दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ यूएसएसआर है, जिसको हम आज के आज हम रसिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जब तक इन देशों के जो संबंध थे तनावपूर्ण थे, तब तक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। मतलब ये कोल्ड वॉर कहीं से आया नहीं ना, ये दोनों सुपर पावर इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, उनके जो एक्शन थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, उसी की वजह से कोल्ड वॉर की कंडीशन बनी। फिर एक समय के बाद उनको महसूस हुआ कि ये जो तनाव की स्थिति है, इसको बहुत आगे तक ले जाना ठीक नहीं है। उन्होंने आपस में चर्चा की और हथियारों को हटाने की कोशिश की। और जैसे कि साल टॉक की आप बात करें, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिदांत आ गया। दिदांत क्यों आया कि अब ये दोनों शक्तियां थोड़ी बहुत सहयोग करने लगी आपस में। जो उनके बीच में जो भय की स्थिति थी, जो शंका, जो एक तरह से जो शंका की जो स्थिति थी, जो स्केप्टिसिज्म, जो डाउटफुल कंडीशन थी, कब कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर अटैक कर दे, उसको दूर करने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने हथियारों का जो जखीरा था, जो स्टॉक था, स्टॉक पाइल, उसको रिड्यूस किया। तो दिदांत जैसी चीज़ें आ गई। फिर फर्दर आप देखते हैं कि 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव बनते हैं, हेड ऑफ यूएसएसआर बनते हैं, तो फिर अब देखते हैं कि स्टार्ट ट्रीटी स्टार्ट होती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो पूरी एक तरह से जो कोल्ड, ये जो दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो तनाव की स्थिति थी, जो युद्ध की स्थिति थी, स्पेशली जो कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन थी, वो समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये क्या कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर हम जो भी चीज़ें देखते हैं कि किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, किसी के साथ बुरे रिलेशन बन रहे हैं, कोई हमसे फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, कोई हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये हमारे एक्शन और इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ ये कि एक कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसके, हाँ, तो उसको समझने के लिए उस देश की फॉरेन पॉलिसी में या उस देश के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। मतलब कहने का ये है कि विचारों और मूल्यों के माध्यम से आप किसी देश के व्यवहार को, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को जो है आप समझ सकते हैं। और तीसरा क्या, आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट की हम बात करें, देखिए मैंने क्या किया कि मतलब मास्टर्स के दौरान मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उसको भी मैंने मतलब साथ में रखा हुआ है, इसलिए ताकि चीज़ों को मैं ठीक तरीके से आपको बता सकूं। और आप देखें, किसी भी जो राज्य के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, अगर हम बात करें, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, या किसी की जो आइडेंटिटी है वो एक जैसी नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती है। आप देखें इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर, आप देखें कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे इंडिया जो है, आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता था जब देश आज़ाद हुआ हमारा, और कैसे हमने अपने आप को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया ने अपने आप को हर तरीके से जो है विकसित और बेहतर बनाने की कोशिश की। तो किसी भी देश की जो पहचान है वो स्थिर नहीं होती है। और ये पहचान बनती कैसे है, एक राज्य की पहचान बनती कैसे है कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है। आप देखिए जैसे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप देखने को मिलेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे पंचशील जैसे तत्व हैं, साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म का आप विरोध कर रहे हैं, नस्लवाद का आप विरोध कर रहे हैं, गुटनिरपेक्षता जैसी चीज़ें हैं। और साउथ एशिया के अंदर आप देखेंगे जो इंडिया की पोजीशन है वो बिग ब्रदर के जैसी है। मतलब जितने भी अपने पड़ोसी देश है उसको हर तरीके से जो है इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो एक सॉफ्ट इमेज है। तो जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने माओ को देखा होगा, तो माओ की जो नीति थी वो कैसी थी, वो एक्सपेंशनिस्ट थी, विस्तारवादी थी। आपने पाम एंड फाइव फिंगर वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, पाम एंड फाइव फिंगर वाला, कि जिसमें वो जो है ये आपका लद्दाख हो गया, असम हो गया, नेपाल, भूटान और अरुणाचल, इसको क्या, ये उसको ये मानता है कि इस पर मतलब ये जो एरियाज ये स्वतंत्र नहीं है। मतलब वो चाहता है कि कैसे इस पर हमारा आधिपत्य हो जाए, कैसे हम इसको जो है
अपने कंट्रोल में ले लें, तो तिब्बत को ऑलरेडी वो कंट्रोल में ले चुका है। फिर आप देखें तो कहने का मतलब क्या कि इसके जो मूल्य हैं वो विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट हैं। हमारे क्या कि पीसफुल है। इंडिया ने देखे कभी भी किसी कंट्री के ऊपर पहले अटैक नहीं किया है। आप देखें 1962 का वॉर देखें, 1965 का, 1971 का, या फिर 1948 का, कभी भी, या फिर कारगिल वॉर को आप देखें, कभी भी इंडिया ने। और एक चीज़ ये भी, इस सिद्धांत का ये भी मानना है कि ये जो विश्व व्यवस्था है वो दो तरीके से इसका स्वरूप जो है तय होता है। एक तो ये है कि ये जो विश्व व्यवस्था, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो विश्व व्यवस्था है, ये विश्व व्यवस्था क्या करती है, ये राज्यों के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो क्या विश्व व्यवस्था राज्यों को के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। एट द सेम टाइम ये जो स्टेट्स हैं अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से इस वर्ल्ड ऑर्डर को, विश्व व्यवस्था को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ये जो राज्यों का पूरा समूह है, वैश्विक व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बनती है, बिगड़ती है, इसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसे? राज्यों के इंटरेक्शन से। जैसे उनके उनका जिस तरह से उनका एक्शन और इंटरेक्शन होता है, जैसे उनके विचारों, उनके बीच में जो है ट्रांजैक्शन होता है, जैसे उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर के लेन देन होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, या फिर किसी तरीके से वो इंगेज या डिसंगेज करते हैं, करीब आते हैं या दूर जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या है कि इस विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है। आप देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी क्या, एक वक्त ऐसा था कि इज़राइल और इज़राइल की बात करें, अभी देखें इज़राइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कभी इज़राइल और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। या फिर अगर हम देखें जो है, हमने शुरुआती दौर में इज़राइल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, गल्फ़ कंट्रीज़ को दिया। लेकिन फिर क्या कि आज के समय में हम इज़राइल को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हालाँकि इंडिया का अपना एक अलग स्टैंड है अरब इज़राइल वॉर को लेकर के, कि इंडिया टू नेशन थियरीज़ में बिलॉन्ग करता है और अलग-अलग मंचों पर इंडिया ने इस बात को दोहराया है। लेकिन कुछ भी हो, एक देश की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो कहीं न कहीं उसके नेशनल इंटरेस्ट की को ध्यान में रख कर के कंडक्ट की जाती है। तो आई थिंक आपने इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखा होगा, और ये सीखा होगा कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है, इसकी क्या मूलभूत अवधारणाएँ हैं और इस कॉन्सेप्ट से अभी तक किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। और ऑलरेडी हमने आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, उस पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप चाहें तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9821682032। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।